हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 105। पृष्ठ क्रमांक 105 का गणित हम पढ़ेंगे। इस पृष्ठ क्रमांक 105 के अंतर्गत दिया है, समांतर श्रेणी के पहले पद को यदि हम किससे व्यक्त करें, पहले पद अर्थात प्रथम पद को। समांतर श्रेणी चल रहा है इसका क्रम, तो यदि हम समांतर श्रेणी के पहले पद को किससे व्यक्त करें, A1 से। पुस्तक निकाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पुस्तक में साथ साथ। तो समांतर श्रेणी के पहले पद को हम किससे व्यक्त करें, A1 से। और द्वितीय पद को किससे व्यक्त करें, A2 से। तृतीय पद को व्यक्त करें हम A3 से। और nवें पद जो n पद है उसको an से व्यक्त करें, तो उस स्थिति में वह समांतर श्रेणी कैसी होगी, an A2 A3 से लेकर के an तक व्यक्त कर सकते हैं हम। अब इस स्थिति में सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक बार और समझ लीजिए। यदि हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद को किससे व्यक्त करें, A1 से। द्वितीय पद को A2 से और तृतीय पद को A3 से। तो उस और सार्वंतर को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, D से। तो उस स्थिति में इस जो पद हमने लिया है उसका समांतर श्रेणी किस प्रकार से निर्माण होगा, A1 A2 A3 से लेकर के an तक हम लिख सकते हैं। इस स्थिति में सर्वांतर कैसे ज्ञात होगा, इस स्थिति में सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1 का क्या मतलब है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और तृतीय पद माइनस हो जाएगा तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो सर्वांतर इस स्थिति में इस प्रकार के ज्ञात कर सकते हैं, और हो जाएगा an माइनस हो जाएंगे an माइनस 1। अब देखते हैं हम इसमें, तो ये समझ में आया। समांतर श्रेणी के पहले पद को यदि हम किससे व्यक्त करें, A1 से। द्वितीय पद को व्यक्त कर रहे हैं A2 से। तृतीय पद को व्यक्त कर रहे हैं A3 से। और सर्वांतर को हम D से व्यक्त करेंगे, तो उस स्थिति में समांतर श्रेणी का जो श्रृंखला निर्माण होगा, समांतर श्रेणी निर्माण होगा, A1 होगा A2 A3 से लेकर A1 तक होगा। और उस स्थिति में सर्वांतर कुछ इस प्रकार से जाएंगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये जानकारी होगा, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक श्रृंखला दी गई है संख्याओं की 9, 27 और 81। 9, 27 और 81 दी गई है, और कहा जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यही जो प्रक्रिया अभी बताए गए थे आप लोगों को, यही काम आएंगे। जैसे कि एक श्रृंखला दी गई है 9, 27, 81 समांतर श्रेणी में है नहीं, या पूछा गया है, तो इसको देखें हम। इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम क्यों ये सब अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 क्यों किया जा रहा है, तो यहां से पता चल जाएगा। अब पूछा गया है प्रश्न, उदाहरण देख सकते हैं 9, 27, 81 समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं प्रथम पद क्या है, हम A1 माने थे। देखिए पहले पद को समांतर श्रेणी को A1 से माने, और द्वितीय पद को किससे ले रहे हैं, A2 से। तो A2 हो जाएगा 27 और A3 हो जाएंगे 81, अर्थात तृतीय पद हो जाएगा 81। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें, यदि हम A2 माइनस A1 करते हैं, तो उस स्थिति में 27 ऋण 9 हो जाएंगे, 27 ऋण 9 हो जाएगा 18। और A3 माइनस, ये दूसरा सर्वांतर हो जाएगा। इसी समांतर श्रेणी का दूसरा सर्वांतर निकालेंगे तो हो जाएंगे A3 माइनस A2। तो A3 हो जाएगा आपका 81, 81 माइनस हो जाएंगे 27, तो 81 माइनस 27 हो जाएंगे 54। तो क्या देख रहे हैं हम, क्या देखते हैं, जो यहाँ जो सर्वांतर था वो आया है 18, और यहाँ 27 और 81 के बीच जो सर्वांतर निकला है वो 54 आया है। अर्थात हम क्या देखते हैं, चूंकि हम देखते हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, एक ही समांतर श्रेणी, एक ही श्रृंखला है, और उसमें सर्वांतर जो है अलग अलग आ रहा है। इसका यही मतलब है A2 माइनस A1 बराबर नहीं हो रहा है A3 माइनस A2 का, अतः दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। और मान लो सभी जगह हम सर्वांतर जो देखते हैं वो बराबर आता है, तो उस स्थिति में ही हम कहेंगे कि दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। तो अभी जो पढ़ाया गया था A1 A2 और A3 से व्यक्त करना, वो कब काम आएगा, समांतर श्रेणी में है या नहीं कोई श्रृंखला, ये पूछा जाए तब। उस स्थिति में हम A1 A2 से व्यक्त करके वहां पर सर्वांतर A2 माइनस A1 तथा A3 माइनस A2 ज्ञात कर लेंगे। और सभी जगह सर्वांतर यदि बराबर आ रहा है, मान लो यहाँ पर 18 है और यहाँ A3 माइनस A2 का मान भी 18 आता, तो उस स्थिति में सर्वांतर सभी जगह समान हो जाते। और यहाँ पर क्या लिखते फिर, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और इसलिए दी गई श्रृंखला, संख्याओं की जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में है कह सकते हैं। लेकिन हमने देखा यहाँ पर सर्वांतर जो है समान नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में ये 9, 27 और 81 जो संख्याओं की श्रृंखला दी गई थी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 106, समांतर श्रेणी का nवां पद। हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे, जिसमें मान लो हम A1 माना समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। जैसे दिया गया है, माना A1 A2 A3 एक समांतर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद को हम लेते हैं A से, पद को A से ले रहा था, और सर्वांतर को D से व्यक्त कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से एक समांतर श्रेणी दी गई है हमको, A1 A2 A3 एक समांतर श्रेणी है, और जिसका हम प्रथम पद क्या मान रहे हैं, A, और सर्वांतर D है। तो उस स्थिति में हम देखिए प्रथम पद A1, ये प्रथम पद A1 है, यहाँ देखो। अब
इस प्रथम पद को हम क्या माने हैं, प्रथम पद ए है, जिसका प्रथम पद हमने माना है ए, तो यहाँ तो प्रथम पद ए के स्थान पर क्या दिया गया है A1, तो प्रथम पद A1 बराबर हो जाएगा ए। अब प्रथम पद जब हमको मालूम हो गया है और सर्वांतर भी हमको मालूम है तो उस स्थिति में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो आपको पढ़ाया गया था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या था, ए प्लस डी द्वितीय पद, ए प्लस 2d तृतीय पद, ए प्लस 3d, इस प्रकार का पढ़ाया गया था। तो उसी व्यापक समीकरण के अनुसार हम लिख सकते हैं एक समांतर श्रेणी दी गई है A1 A2 A3 और जिसका हम प्रथम पद लेते हैं A और सर्वांतर लेते हैं D। उस स्थिति में प्रथम पद A1 बराबर हो जाएगा A, क्योंकि हमने प्रथम पद A माना है। द्वितीय पद A2, द्वितीय पद ये दूसरा पद दिखाई दे रहा है, A2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, हम द्वितीय पद ज्ञात करते हैं। यदि हमको प्रथम पद मालूम हो और उसका सर्वांतर मालूम हो तो उसका द्वितीय पद ज्ञात करते हैं प्रथम पद में उसके सर्वांतर को जोड़ देने से, तो अर्थात A प्लस डी हो जाएगा, A प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, A प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, और ये A प्लस डी है तो A प्लस 2 माइनस 1d लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए 2 माइनस 1 करने से क्या होगा, 1 होगा, अर्थात क्या होगा, A प्लस डी होगा। और A प्लस डी तो यहाँ लिखा हुआ है, तो A प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1d, A प्लस 2 माइनस 1d, ये हो जाएगा द्वितीय पद। तो द्वितीय पद A2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1d। तृतीय पद हो जाएगा A3, यहां से देखते हैं हम, तो A3 कैसे ज्ञात करते हैं, हम व्यापक का समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के अंतर्गत पढ़ाए गए थे, A प्लस 2d होता है, तो 2d को और क्या लिख सकते हैं, A प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1d, और 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, तो उसी को लिखा गया है A प्लस 3 माइनस 1d। अब चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3d, व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप के अंतर्गत चौथा पद हम ज्ञात करते हैं A प्लस 3d से, और इस 3d को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4 माइनस 1d, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यदि इस पैटर्न को देखते हैं तो इस पैटर्न के अनुसार यदि आपको कहा जाए nवां पद ज्ञात कीजिए करके, तो nवां पद जैसे कि हम प्रथम पद ज्ञात किए, द्वितीय पद ज्ञात किए, तृतीय पद ज्ञात किए, प्रथम पद A हुआ, द्वितीय पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, A प्लस 2 माइनस 1d करके निकाल सकते हो आसानी से। तृतीय पद ज्ञात कर सकते हो आप A प्लस 3 माइनस 1d करके। चौथा पद ज्ञात कर सकते हो A प्लस 4 माइनस 1d से। तो nवां पद ज्ञात कर सकते हैं an, चौथा पद था तो A4 था, तीसरा पद था तो A3 था, दूसरा पद था तो A2 था, तो अब n पद है तो an बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1d। देखिए चौथा पद था तो 4 माइनस 1d, और तीसरा पद था तो 3 माइनस 1d, और दूसरा पद ज्ञात किया है तो 2 माइनस 1d। अब हमको nवां पद ज्ञात करना है, तो an बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का हम nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, nवां पद का सूत्र हो जाएगा an बराबर A प्लस n माइनस 1d। अब आइए देखें पृष्ठ क्रमांक 107, जिसके अंतर्गत करके देखे का सवाल है, और करके देखे का सवाल के अंतर्गत पहला सवाल है, समांतर श्रेणी 3 5 7 में 15 पद है। एक समांतर श्रेणी दी गई है 3 5 7 में कुल पदों की संख्या 15 बताई गई है, और अंतिम पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए विशेष ध्यान दें, समांतर श्रेणी हमको दी गई है जिसमें कुल 15 पद है और कहा गया है कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को पहले समझिए, कुल 15 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा, 15वां पद ही होगा। तो एक प्रकार का देखा जाए तो हमको क्या ज्ञात करना है, 15वां पद ही ज्ञात करना है। सीधा सीधा तो नहीं लिखा गया है कि समांतर श्रेणी 3 5 7 में 15वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं कहा गया है। बताया गया है कि ये समांतर श्रेणी में कुल 15 पद है और पूछा गया है कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो एक प्रकार का देखा जाए, यहाँ देखो 15 पद है तो अंतिम पद भी 15 होगा, अर्थात एक प्रकार का हम देखा जाए इस समांतर श्रेणी में हमको 15वां पद ही ज्ञात करना है, अर्थात अंतिम पद ही 15वां होगा। तो देखिए हम इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पद हो जाएंगे 3। ये देखिए प्रथम पद हम A से व्यक्त करते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर हो जाएंगे 3, और सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। सर्वांतर हम ज्ञात करते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हुए, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद है 5, प्रथम पद हो जाएंगे 3, तो 5 ऋण 3 हो जाएगा 2। तो इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकल गया है 2, और पदों की संख्या बताई गई है 15। तो पदों की संख्या को हमने लिखा है 15। चूंकि हमको पूछा गया है अंतिम पद ज्ञात कीजिए, तो हम देखते हैं जब पदों की संख्या वहां 15 है तो अंतिम पद भी तो 15 ही होगा, अतः अंतिम पद n, वहां पदों की संख्या कुल कितनी है 15, तो अंतिम पद भी 15 ही होगा। तो पदों की संख्या n बराबर हो गया 15। अभी अभी हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद हमने पढ़ा था an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1d होता है। ये समांतर श्रेणी का nवां पद है, और जब nवां पद ज्ञात कर सकते हैं तो उस स्थिति में हम समांतर श्रेणी का 15वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। an था तो a, अब n के स्थान पर क्या दिया गया है 15, तो n के स्थान पर हमने रखा 15, a के स्थान पर दिया गया है 3,
n के स्थान पर फिर रखा हमने 15 और d के स्थान पर अर्थात सर्वांतर को रखा हमने 2। अब इसको हल करना है। देखिए 3 का हमने 3, ये प्लस का प्लस हो गया, 15 ऋण 1, 15 ऋण 1 हो जाएगा 14, 15 ऋण 1 14, तो 14 गुणित 2। अब क्या किया है अगले कदम में, देखिए 14 गुणित 2 हो जाएंगे 28 और 28 धन 3 कितना हो जाएंगे 31। तो इस प्रकार से देखा जाए समांतर श्रेणी 3 5 7 में 15 पद है और उसमें अंतिम पद ज्ञात कीजिए कहा जाए तो अंतिम पद ही 15वां पद है। तो इस प्रकार से हमने 15वां पद जब ज्ञात किया इस समांतर श्रेणी का तो कितना आया है 31। अब करके देखिएगा अगला सवाल, दूसरा नंबर का सवाल देखिए। समांतर श्रेणी दी गई है ऋण 9 ऋण 5 ऋण 1 का अंतिम पद 67 है। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद 67 है और कहा गया है श्रेणी में कितने पद हैं। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, इसका जो अंतिम पद है 67 है, तो इस श्रेणी में आखिर कितने पद रहा होगा ये ज्ञात करना है। तो यहां हम देखते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद है ऋण 9, सर्वांतर हम ज्ञात कर सकते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हुए, तो द्वितीय पद ऋण 5 माइनस प्रथम पद, तो कोष्टक में बंद करेंगे यहाँ, चूंकि यहाँ जो प्रथम पद है माइनस में है तो -9। इसको हल किए ऋण 5 और कोष्टक को हल कर रहे हैं ऋण और ऋण का धन, तो धन 9 हो गया, ऋण 5 धन 9 कितना हो जाएंगे 4। अब हमको दिया गया है अंतिम पद, याद रखें ये an से क्यों व्यक्त किया गया है, अंतिम पद को ऐसे l से भी व्यक्त किया जाता है। an ये अंतिम पद, an को अंतिम पद अर्थात l से भी व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमको अंतिम पद दी गई है, अंतिम पद दी गई है 67, अर्थात एक प्रकार का देखा जाए तो nवां पद हमें दिया गया है 67 दिया गया है। तो अंतिम पद को an को l से भी व्यक्त किया जाता है अर्थात l बराबर 67 भी लिख सकते हैं। माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। अंतिम पद तो हमको दिया गया है 67 अर्थात an बराबर दिया गया है 67। हमको समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी में कितने पद है वो ज्ञात करना है। तो माना समांतर श्रेणी में पदों की जो संख्या है वो n है, क्योंकि इससे पहले आप देखे थे nवां पद हम ज्ञात करते हैं an बराबर a प्लस n-1 d से, इससे ज्ञात करते हैं। अब जब an ज्ञात हो गया है तो हमको an का मान, ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद के स्थान पर क्या रखा है, इसलिए an बराबर 67, ये n का 67, a का मान रखा हमने ऋण 9 और n की जगह हमको ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो n-1 का n-1 और इंटू d है तो d का मान हमने रखा 4। अब इसको हल करेंगे, 67 की ओर मैंने पक्षांतर कर दिया है ऋण 9 को, तो ऋण 9 पक्षांतर करने पर हो गया धन 9 और उसके बाद n-1 इंटू 4 पे त्यों के त्यों लिखा और 67 धन 9 कितना हो जाएंगे फिर 76 और बराबर n-1 इंटू 4। और अगला देखें, अब मैं यहाँ क्या किया हूँ, n-1 का मान निकालना है, तो ये इंटू में है, इंटू 4 है, तो वो दूसरे पक्षों में जाकर के क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। देखिए n-1, ये n-1 ये गुना में है, गुना में कौन है 4, तो इसको पक्षांतर कर रहे हैं हम दूसरे पक्षों में, तो 76 का बटा हो जाएंगे 4, क्योंकि गुना में जब रहता है तो दूसरे पक्षों में जाकर वो क्या बन जाता है, भाग बन गया। अब क्या देखते हैं 76 बटा 4, तो 76 बटा 4 19 चौक 76, तो ये हो जाएंगे 19, तो n-1 बराबर हो गया 19, n का मान चाहिए हमको, तो -1 को फिर से पक्षांतर करेंगे तो n बराबर हो जाएंगे 19 + 1। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, n बराबर आ गया है 19 धन 1 कितना हो जाएंगे 20। अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 20 है। एक बार और देख लें, समांतर श्रेणी दी गई है आपको ऋण 9 ऋण 5 ऋण 1 का अंतिम पद 67 है अर्थात an जिसको हम लास्ट पद l भी से दर्शाते हैं दिया गया है 67 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने प्रथम पद लिखा, सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हुए ज्ञात करते हैं, तो कितना आ गया 4। अंतिम पद an बराबर हमको दी गई है 67। अब इस समांतर श्रेणी में हमको पदों की संख्या अर्थात n ज्ञात करना है, तो उसको मैंने माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n-1 d होता है। तो इस सूत्र में हमने मान रखा an के स्थान पर 67, a के स्थान पर ऋण 9 और n का मान तो हमको ज्ञात करना है, d के स्थान पर 4। क्रमशः इसको हल करते गए तो एक स्थिति आया कि n बराबर कितना आ गया है 20। अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कुल कितनी हो जाएंगी 20। अब देखिए तीसरे नंबर का सवाल करके देखें, का दिया गया है समांतर श्रेणी 10 15 20 का mवां पद और pवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं प्रथम पद इस समांतर श्रेणी का 10 है, सर्वांतर ज्ञात करते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हुए, तो द्वितीय पद 15 ऋण 10 कितना हो जाएंगे 5। अब हम mवां पद ज्ञात कर सकते हैं,
जैसे इससे पहले आप सीखे थे एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। यदि एनवा पद ज्ञात करना होता है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी करते हैं। तो एन के स्थान पर अब क्या ज्ञात करना है हमको, एमओ पद ज्ञात करेंगे। तो एमओ पद हो जाएगा ए एम बराबर हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन डी, एम माइनस वन डी। जैसे इससे पहले एन रहता था तो एन माइनस वन डी करते हैं। अब ए के स्थान पर हमने रखा 10, एम का एम एम माइनस वन, डी के स्थान पर कितना आया है 5। हल करते हैं, ये कोष्टक को मैंने तोड़ा, 5m गुना होगा तो ऋण 1 है, गुना करेंगे 5 के साथ तो ऋण 5, ये है ऋण 5। अब है 5m, 10 ऋण 5 कितना हो जाएंगे 5, 5m का 5m, 10 ऋण 5 5। तो इस प्रकार से एमवा पद कितना आया 5m धन 5। तथा और पूछा गया है पीवा पद भी ज्ञात कीजिए करके। तो यहाँ समांतर श्रेणी का पीवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए पी बराबर हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन डी। जैसे एनओ पद ज्ञात करते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसी प्रकार से पीवा पद ज्ञात कर सकते हैं हम ए पी बराबर ए प्लस पी माइनस वन डी। ए के स्थान पर रखा हमने 10 और पी माइनस वन का पी माइनस वन, डी के स्थान पर रखा 5। जैसे हल किए थे आपका एमओ पद का, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल किए। 5p गुना होगा तो ऋण 5 का 5। अब यहाँ है 5p और 10 ऋण 5 कितना हो जाएगा 5। तो तीसरे नंबर के सवाल में एमओ पद कितना हो जाएगा 5m धन 5 और पीवा पद कितना हो जाएंगे 5p। यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए 10 धन 5p ऋण 5 है तो 10 ऋण 5 कितना हो जाएंगे 5। तो पीवा पद कितना हो जाएंगे 5p धन 5। ठीक है।